नमस्कार। सिडबी एमएसएमई संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज श्रृंखला का 10वां एपिसोड है। थीम है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ड्राइविंग चेंज इन द एमएसएमई सेक्टर। आज के अंक में हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो अपने कठिन परिश्रम, नए विचारों और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एमएसएमई क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रही हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर कोई महिला नया बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उसके लिए कहां-कहां अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं, कौन-कौन से सपोर्ट सिस्टम हैं, कहां चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे स्वयं पर विश्वास रखते हुए वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। मैं हूं अमित अरोरा और महिला उद्यमिता पर बातचीत के लिए दूरदर्शन स्टूडियोज में स्वागत कीजिए एना रॉय जी का। नमस्कार। आप मिशन डायरेक्टर हैं WEP नीति आयोग से। एना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो गत दशकों में किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है? जो पिछला दशक है उसमें हमने देखा है कि एक सोच बदली है जिसमें कि एस्पिरेशनल हुई हैं विमेन। हम मैन्युफैक्चरिंग में महिलाओं को ज़्यादा देखते हैं, एक्सपोर्ट्स में उन्होंने बहुत प्रगति की है, स्टार्टअप्स मूवमेंट में महिलाएं आगे बढ़ के आई हैं। तो सोच का फ़र्क है और सोच तब बदली है जबकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जी, यानी आज बहुत से अवसर हैं महिलाओं के लिए जो उद्यमिता से जुड़ना चाहती हैं, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना उन्हें आज भी करना पड़ता है? एक्सेस टू नॉलेज, राइट नॉलेज, गेटिंग द राइट नॉलेज एट द राइट टाइम, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, और व्यूअर्स को बताना चाहेंगे नीति आयोग के एक इनिशिएटिव के बारे में, WEP दैट इज़ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। एना जी, आप तो मिशन डायरेक्टर हैं, क्या है ये प्लेटफॉर्म? तो ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। ये इंक्यूबेट तो नीति आयोग में हुआ 2018 में और 2022 में ये बना एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि हम महिलाओं को बता सके कि भाई सरकार की ये स्कीम्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और सीमलेसली हम उनको वो नॉलेज प्रदान करें जिससे कि वो एक अवेयरनेस आए, वो नॉलेजेबल बने और वो फिर सोचे समझे डिसीजंस ले सके। तो WEP प्लेटफॉर्म पर कौन रजिस्टर कर सकता है? क्या ये प्रोसेस सरल है? सारे लोग रजिस्टर कर सकते हैं और एक्चुअली मेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सरल है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक अपना पर्सनल पेज मिलेगा जो कि डैशबोर्ड के नाम से आता है। उस पेज पे आप देख पाएंगे कि बाकी जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं और उस पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। दूसरे लोग आपको जवाब देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स उस पर जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो ये मिलेगा। फिर एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जिसपे कि जाके आप ढूंढ सकते हैं कि आपको किस किस्म का मेंटोर चाहिए और 1-to-1 मेंटरशिप उसमें आप ले सकते हैं। और एक नॉलेज पोर्टल है जिसमें कि आपको सरकारी स्कीम्स और बाकी सारी जानकारी दी जाती है। एना जी, WEP के जो 3 पिलर्स हैं उन्हें समझाइए। तो जब WEP हमने लॉन्च किया था उस वक्त हमने अपना जो विजन दिया था वो था इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। तो इच्छा शक्ति बिहेवियरल एस्पेक्ट के लिए, अगर आपका बिजनेस नहीं है, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप नहीं भी सोच रहे हो तो वो एस्पेक्ट को कर रहा है। और अगर आपका बिजनेस है तो आपको कैसे प्रोत्साहित करे नेक्स्ट लेवल में अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। जो ज्ञान शक्ति है, राइट इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाने के लिए, वो ज्ञान शक्ति का पिलर है। और कर्म शक्ति ये वो पिलर है जहाँ के कि हम हैंड होल्ड करते हैं। कर्म शक्ति में हम आपके साथ वो पूरी जर्नी करते हैं, चाहे वो 6 महीने की हो, 1 साल की हो या उससे ज़्यादा की हो। तो हैंड होल्ड करना, आपके सफ़र में आपका साथ देना, आपकी मुश्किलों को आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करना, वो है जो लास्ट पिलर है कर्म शक्ति का। एना जी, एक और इनिशिएटिव है ATR, अवार्ड टू रिवॉर्ड, ये क्या है? तो जो अवार्ड टू रिवॉर्ड है वो एक्चुअली कर्म शक्ति का ही एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। अवार्ड टू रिवॉर्ड एक प्रिंसिपल पे आधारित है कि अगर आप उद्यमिता को बढ़ाना चाहते हो तो आपको 6 चीज़ें देखनी होंगी, जिसमें कि है फाइनेंस, मार्केट, कंप्लायंस एंड लीगल सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग और जनरल बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज। पहले नीति आयोग वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स करता था, जिसमें हर साल उन महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे थ्रू फेलिसिटेशन जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया है अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। लेकिन उन महिलाओं का क्या कि जिन्होंने अभी अपना सफ़र जारी किया है या अपने सफ़र में कहीं फंसे हुए हैं, उनको मदद चाहिए, तो तब हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया
जहां हम पहले अवार्ड देते थे और हम अब रिवॉर्ड उनको करेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारे इस प्रोग्राम के तहत अपना शो करेंगे कि हाँ मैंने एक नया मुकाम हासिल किया है। जी आइए व्यूअर्स के लिए रिकैप करते हैं कि WEP क्या है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए WEP एक सिंगल विंडो डिजिटल हब है जो अलग अलग रिसोर्सेज को एक ही जगह पर लाता है। यह मेंटरशिप, नेटवर्किंग और नॉलेज सपोर्ट देता है, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सही इकोसिस्टम से जोड़ता है। WEP आइडिया से लेकर बिजनेस एग्जीक्यूशन तक के सफर में मदद करता है। इच्छा, ज्ञान और कर्म शक्ति के जरिए मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन और एक्शन तीनों स्तर पर मदद करता है। तो अगर महिला उद्यमिता से जुड़ी प्रमुख स्कीमों की बात करें, मान लीजिए एक्सेस टू फाइनेंस हुआ, अन्य सपोर्ट हुआ, तो कौन सी मेजर स्कीम्स हैं? जैसे PMEGP है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है एक्सेस टू क्रेडिट करके। इसमें महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। सिमिलरली एक हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इस स्कीम के तहत भी महिलाओं को एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जा रही है। और Z सर्टिफिकेशन जो है, जो कि अगेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है, उसमें तो 100% सब्सिडी महिलाओं के लिए है। जी बिल्कुल। तो आइए आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं कि जो महिलाएं उद्यमिता से जुड़ी हैं उनके लिए प्रमुख स्कीम्स कौन सी हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंशियल स्कीम सपोर्ट PMEGP स्कीम में महिला उद्यमियों को सब्सिडी सपोर्ट मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में 35% और अर्बन क्षेत्र में 25% तक। CGT MSE में महिला उद्यमियों को कोलैटरल फ्री ऋण मिलते हैं जिसमें 90% तक गारंटी कवरेज है। Z सर्टिफिकेशन में महिला उद्यमियों के लिए सर्टिफिकेशन कॉस्ट पर 100% सब्सिडी दी जाती है। ट्रेड स्कीम महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और क्रेडिट सपोर्ट के जरिए व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। तो चलते चलते अना जी, जो आप शेयर करना चाहेंगी। स्कीम्स तो मेरे हिसाब से बहुत सारी हैं। जो हमको करना है वो स्कीम्स को पहुंचाना है महिलाओं तक और उनका हैंड होल्डिंग करके ये इंश्योर करना है कि वो स्कीम की जो बेनिफिट है वो अवेल कर सके। पॉलिसी की दृष्टि से इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव बताने के लिए और खास तौर पे नीति आयोग के WEP इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए अना जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको ऐसी ही इंस्पिरेशनल जर्नी से परिचित कराएंगे। भविष्य उन्हीं का है जो सपनों में विश्वास करते हैं और एक साथ बुने हुए लाखों सपनों से बनती है हमारे भारत की कहानी। हर सपने को संजोने के लिए सिडबी ने संसद के एक एक्ट के जरिए 1990 में अपना सफर शुरू किया और आज इस बीज को सींचने में पारितंत्र की सहायता करता है। सिडबी, सपनों का उत्सव। सिडबी की 4E योजना जो MSME के आधुनिकीकरण और ऊर्जा बचत का है सशक्त माध्यम। इसके तहत नई मशीनरी और उपकरणों के लिए 100% फाइनेंसिंग का विकल्प या 75% तक ऋण सहायता उपलब्ध है। अब सालाना 15 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी शामिल है। 3 वर्षों से मुनाफे में कार्यरत इकाइयों के लिए 7 साल की आसान पुनर्भुगतान अवधि, 12 महीने के मोरेटोरियम के साथ सिडबी 4E, बचत भी प्रगति भी। आप देख रहे हैं सिडबी MSME संवाद और अब कार्यक्रम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ कराते हैं जिन्होंने 1975 में IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ गईं। पिछले 5 दशकों से आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी हैं। प्लीज वेलकम उमा गुरखा जी। नमस्कार। 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 1975 में तो बहुत कम होता होगा कि कोई महिला उद्यमिता से जुड़े। हाँ, बहुत ही कम औरतें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनी थी तब। और अगर किसी ने अपना व्यवसाय चालू भी किया है तो लोग यही सोचते थे ये तो अपना शौक पूरा कर रहे, कोई उन्हें सीरियसली लेते नहीं थे। तो आपको प्रूव करना पड़ता था कि हम सीरियस है, हमारी कोई विजन है और हम कुछ आगे करना चाहते हैं। और अगर बिजनेस की शुरुआत में या किसी और स्टेज पे अगर कोई घबराहट हो तो महिला क्या करे? आई थिंक जब आप में नॉलेज होती है
तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। आम औरत जो अच्छी पढ़ी लिखी है तो भी कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं जुटा पाती है कि वो अपने आप को लिमिट करती है। तो फर्स्ट स्टेप है उन्हें ये बताना है कि भाई तुम बहुत सक्षम हो, तुम कर सकती हो, एंड जब वो दिमाग में आ जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार ना करें, अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप प्रोग्रेस करना शुरू करें। परफेक्ट कंडीशंस तो कभी नहीं होंगे, चुनौतियाँ ऑल द टाइम रहेंगी ही, एंड एक औरत के लिए तो चुनौती हमेशा ही रहती है हर स्टेज में। तो आप तब तक तो वेट नहीं कर सकते, करना है तो चालू ही करना है। औरत जब घर चलाती है तो उसने सब कुछ सीख लिया है, फाइनेंस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द किचन, टीम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज, पीपल मैनेजमेंट, मोटिवेशन, बच्चे को आप जो बड़ा करते हो, एंड प्रोसेसेस, तो वो सब कुछ जानती है। मैनेजमेंट स्किल्स पूरे हैं, बस उसे यह मालूम होना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हाँ मुझ में है तो मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ। बिकॉज मल्टीटास्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्राइज चालू करने के लिए। तो ये बताइए कि क्या सबसे पहले प्रोडक्ट पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और कैसे चयन करे एक महिला उद्यमी कि कौन सा प्रोडक्ट बाजार में लाना चाहिए? सेकेंड स्टेप आफ्टर आत्मविश्वास इज प्रोडक्ट, द राइट प्रोडक्ट चॉइस। अगर आपने राइट प्रोडक्ट चॉइस किया है तो आपने एक बड़ी स्टेप कवर कर ली। प्रोडक्ट ये होना चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट इन द मार्केट है, तो मार्केट स्टडी करके क्या गैप है फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ये सोल्यूशन आपको देना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए ऑन द मार्केट। तो एक बार जब प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ, आपको लगता है इनोवेशन उसके बाद भी पूरी यात्रा में बहुत ज़रूरी है? कंप्लीट यात्रा में आपका इनोवेशन चलते ही रहना चाहिए। मतलब आप शुरू में एक प्रोडक्ट बना दो और आप ये समझो कि बस अब आपका हो गया है, नहीं, आफ्टर सम टाइम आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आप मार्केट देखेंगे, मार्केट सेंसिटिव हो, मार्केट में क्या ज़रूरत है, कहाँ पे गैप है, क्या ज़रूरत है, उसमें आप उस सोल्यूशन को आप निकालो। तो सोल्यूशन आप या तो डेवलप करो या किसी और ने भी किया होगा सोल्यूशन, तो उसके ऊपर आप क्या बेटर दे सकते हो, वैल्यू टू द कस्टमर देना ज़रूरी है। तो जैसे एक दौर था कि महिला अगर उद्यमिता में आए तो फूड सेक्टर में अपॉर्चुनिटी थी, हैंडीक्राफ्ट में अपॉर्चुनिटी थी, अब क्या नए नए सेक्टर भी जुड़े हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हैंडीक्राफ्ट से लेके हाईटेक प्रोडक्ट्स, एआई, हर तरफ अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट लिंकेज में जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की बात होती है, आपको लगता है कि महिलाओं को वहाँ प्रोक्योरमेंट में एक रियायत मिलती है? हाँ हाँ, तो जेम पोर्टल में रजिस्टर होना ही चाहिए, और वहाँ पे वो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है, 3% प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट है, तो उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए। तो ये अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, और जब आप कहीं अपना टेंडर्स देते हो तो आप उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और तो जो EMD है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, उसमें भी है राहत मिलती है। हाँ, उसमें भी राहत मिलती है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज हम आपको कॉस्मिक कंप्लायंस टेस्ट लैब यानी CCTL प्राइवेट लिमिटेड की कहानी दिखाएंगे। ये एक वुमेन लेड बिजनेस है। आइए जानते हैं इस इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में। भारत में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज महिलाएं सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेसेस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लेड सेक्टर्स में भी अपनी पहचान बना रही हैं। इसी इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर्स में काम करती है कॉस्मिक कंप्लायंस टेस्ट लैब प्राइवेट लिमिटेड। 2022 में बेंगलोर के बोमसंद्रा इंडस्ट्रियल क्लस्टर में स्थापित CCTL आज ऑटोमोबाइल्स, EVs, डिफेंस, मेडिकल और स्पेस सेक्टर्स के लिए EMI और EMC कंप्लायंस टेस्टिंग सर्विसेज प्रदान कर रही है। इस डीप टेक वेंचर की नींव रखी श्रीमती सेंथामराय रामासामी ने, जिनके पास EMI और EMC डोमेन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। महिलाएं अपनी उपस्थिति डीप टेक सेक्टर में लगातार बढ़ा रही हैं, और सेंथामराय रामासामी ने इसी क्षेत्र में उद्यमिता का रास्ता चुना। During my experience, I realized that the increasing use of advanced electronics, the need for world-class testing infrastructure was only going to grow rapidly. This belief laid the foundation for the establishment of Cosmic Compliance Test Lab like CCTL. 2022 में शुरू हुआ ये उद्योग एक नया प्रोजेक्ट था,
जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्री ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी सब कुछ पर शुरुआत से काम करना था। When you are building a testing ecosystem, the biggest challenge isn't just creating the infrastructure, it is earning people's trust. And in deep tech sectors, establishing credibility is often the greatest challenge of all. हाई एंड टेस्टिंग लैब्स बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि विजन, रिस्क टेकिंग और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कॉम्बिनेशन है। CCTL ने धीरे धीरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स के साथ, जहां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार टेस्टिंग की जा सके। बड़े उद्योगों के साथ कोलैबोरेशन ने CCTL की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत किया और ये उस ग्रोइंग कॉन्फिडेंस का भी प्रतीक है जिसके साथ विमेन लेड एंटरप्राइजेस आज हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का हिस्सा बन रही हैं। इस फोकस्ड ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन से कम समय में सिग्निफिकेंट बिजनेस स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी आई। When you enter any domain, you have to prove yourself every day. What we learned is that consistency and quality build trust, and trust ultimately leads to credibility. CCTL अब सिर्फ प्रेजेंट नीड्स को नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखकर अपनी कैपेबिलिटीज को लगातार एक्सपैंड कर रहा है। इस जर्नी का सबसे इंस्पायरिंग पहलू है विमेन लेड लीडरशिप, जो डीप टेक डोमेन में नई पहचान बना रही है। There are tremendous opportunities for women in the deep tech sector. What's needed is confidence and right direction. If you are committed, no sector is too difficult to succeed in. CCTL की यात्रा इसी परिवर्तन का एक उदाहरण है, जहां टेक्निकल एक्सपर्टीज और एंटरप्रेन्योरियल विजन साथ साथ आगे बढ़ते हैं और उस महिला नेतृत्व की जो MSME सेक्टर में बदलाव की नई दिशा तय कर रहा है। जी, ऐसी सक्सेस स्टोरीज उमा जी सभी को इंस्पायर करती हैं। सक्सेस स्टोरीज इंस्पायर ही करती हैं और मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ इनसे। इंस्पायरिंग है, लोग सीखते हैं इनसे। जी बिल्कुल। तो एक छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे चैलेंजेस को ओवरकम करके कैसे एक MSME ग्रोथ कर्व पे आगे बढ़ता है, हमने इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से देखा। उमा जी का 5 दशकों का अनुभव है, कैसे नेक्स्ट जनरेशन उनसे सीख ले सकती है, उनसे पूछेंगे उनके अनुभव ब्रेक के बाद। भारत की MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है सिडबी डिजिकैश, MSMEs के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल, जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। सिडबी डिजिकैश, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल भारत की MSMEs की प्रगति के लिए। सिडबी MSME को समझता है। आज की तेज रफ्तार बिजनेस दुनिया में तरक्की किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए सिडबी लेकर आया है एक्सप्रेस और स्पीड योजना, स्मार्ट और तेज मशीनरी फाइनेंस सॉल्यूशंस। अब पाइए मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए FD कोलैटरल पर 100% फाइनेंसिंग या सिर्फ 25% प्रमोटर मार्जिन के साथ 75% फंडिंग और आसान रीपेमेंट अवधि 5 साल तक। और बड़े सपनों के लिए 15 करोड़ तक फाइनेंसिंग, 100% फंडिंग या 75% फाइनेंसिंग अवधि 7 साल तक। अपने बिजनेस को रफ्तार दीजिए सिडबी के एक्सप्रेस और स्पीड के साथ। सिडबी MSME को समझता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद। आज हम फोकस कर रहे हैं महिला उद्यमिता पर। उमा जी, जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक कौन सी सीख शेयर करनी ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपने आप को एब्रेस्ट रखना है। अपने आप को, बदलती दुनिया है, बदलती एनवायरनमेंट में आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें। कई बार एक परसेप्शन होता है कि जो भी स्कीम्स हैं, जो भी उद्यमिता है वो अर्बन सेंटर्स तक केंद्रित है। तो अगर हम रूरल एरियाज़ की वुमेन की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, क्या वहाँ भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? हाँ,
एक्चुअली रूरल एरियाज में भी औरतें बहुत सक्षम, बहुत पोटेंशियल है और काफ़ी जानकारी भी लगती है। तो जैसे एक नेशनल इनिशिएटिव है दिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, इससे भी जुड़ सकते हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इनसे जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, ये सपोर्ट करती है एसोसिएशंस को सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए और कैसे ये आगे अपना मतलब सपोर्ट कर सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उमा जी, आप तो 5 दशकों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं। आज जब आप एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिलती हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग की ओर ज़्यादा जा रही हैं या फिर सर्विस सेक्टर में? दोनों तरफ जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं। अच्छा। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि थोड़ा शायद सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत है जो कि पहले काफ़ी हिचक रहती थी। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई जाना चाहे, कोई भी उत्पाद क्यों ना हो, क्या वहाँ ज़्यादा मेहनत लगती है? हाँ, मेहनत एक तो आपको शॉप फ्लोर पे खड़े रहना पड़ता है और साथ में आपको मार्केटिंग भी देखनी है। अच्छा। तो आज मार्केटिंग बहुत कुछ वो डिजिटल एंड सोशल मीडिया के थ्रू हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है औरतों के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी वो जो शॉप फ्लोर पे जाना है वो तो फिर करना ही पड़ेगा। जी, और आपका फाइनेंसिंग का अनुभव कैसा रहा जब आपने बैंकों को या अन्य फंडिंग सोर्सेज के लिए अप्लाई किया? तो किस तरह से सब्सिडी ले सकते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं? अगर आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो तो आई थिंक आप ऑल्दो आपके पास इनफ कोलैटरल भी नहीं हो तो भी मैनेज कर सकते थे पहले, और आज कई स्कीम्स हैं जिसकी वजह से आप कर सकते हैं जो पहले नहीं थे। एंड जहाँ तक सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट है काफ़ी स्कीम्स जिनको आप अवेल कर सकते हैं। आप उद्यमियों को बोलना चाहेंगी कि बहुत ज़रूरी है कि चाहे उनका प्रोडक्ट हो या सर्विस, गुणवत्ता पर बहुत बल दें? ये तो जैसे बेसिक डीएनए में होना चाहिए। ओके। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है कि आपकी क्वालिटी तो होनी ही होनी है, एक्सीलेंस होना ही होना है। तो आज की जो हमारी थीम है 10वें एपिसोड की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइविंग चेंज इन एमएसएमई सेक्टर, एक बार रिकैप कर दीजिए। कोई महिला उद्यमी है, बिजनेस शुरू करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, किन बातों का ध्यान रखें? काम आप जब कर रहे हैं ये ध्यान रखें कि ABCD यानी अलर्टनेस रहे कोई भी अपॉर्चुनिटी का, वो अपॉर्चुनिटी मार्केट की अपॉर्चुनिटी हो या वो अपॉर्चुनिटी के गवर्नमेंट की कोई स्कीम को हो, अलर्टनेस रहे फर्स्ट चीज़। बी बैंकेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, और उसके लिए आप इंश्योर करें कि आपके फाइनेंसेस सही हो। आपकी क्रेडिट डिसिप्लिन होनी चाहिए ताकि आगे बढ़ते बढ़ते भी बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। एंड फाइनली डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप उस पर लगे रहें। तो ये ABCD फॉर्मूला फॉलो करें ताकि आप कंटिन्यूसली अपना बिजनेस आगे लेते जाएं। आइए एक बार आज की थीम के जो की टेक अवेज रहे हैं आपके लिए रिकैप करते हैं। महिला उद्यमियों के लिए की टेक अवेज। एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत सेल्फ बिलीफ से होती है। महिलाओं के लिए खुद पर भरोसा और भी जरूरी है। सही कंडीशंस का इंतजार ना करें, शुरुआत करना सबसे जरूरी कदम है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता है। डर और झिझक आम है, लेकिन इन्हें ओवरकम करना ग्रोथ के लिए जरूरी है। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है ऑडियंस Q&A सेगमेंट का। आपको याद होगा कि सिडबी MSME संवाद के पिछले एपिसोड में यानी 9वें एपिसोड में हमने फोकस किया था इंडस्ट्री एसोसिएशंस पर, जहां पर हमने कोलैबोरेशन की शक्ति पर फोकस किया था। और आपके बहुत से सवाल हम तक आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर फीडबैक। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मिलिंद कामले। नमस्कार डॉक्टर मिलिंद। नमस्कार। सबसे पहला सवाल लुधियाना से सुनील सिंह जी का है। इनका ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक MSME यूनिट है। उनके एरिया में 2-3 अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशंस एक्टिव हैं। हर एक कुछ अलग क्लेम करती है। एक छोटे MSME ओनर के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सी एसोसिएशन सच में वैल्यू ऐड करेगी और कौन सी सिर्फ मेंबरशिप फीस लेगी। आप क्या कोई सिंपल तरीका सजेस्ट कर सकते हैं जिनसे उन्हें सही एसोसिएशन चूज करने में मदद मिल सके? सुनील जी, आपका सवाल जो है वह बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक राइट एसोसिएशन चुनना यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, एसोसिएशन रजिस्टर्ड है या नहीं है यह पहले देखना पड़ेगा। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए हुए एसोसिएशंस हैं, मगर वो एक्टिव है क्या नहीं,
वह एमएसएमई के साथ, मेंबर के साथ एंगेज होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है वह आपको देखना पड़ता है। एक राइट एसोसिएशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके जो इश्यूज़ है, आपके जो प्रश्न हैं, उसको सही तरीके से राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सके और उसका समाधान वह आपको दे सके। जी थैंक यू। अगला सवाल मोहम्मद इरफान जी का है आगरा से। इनका बैग मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। इनका सवाल है, कलेक्टिव प्रोक्योरमेंट की बात तो आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कंपेटिटर्स के साथ प्राइसिंग और सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करें। इनको लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके कहीं वे अपने बिजनेस का सेंसिटिव डेटा डाइवल्ज तो नहीं कर रहे। जो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, यह एक बहुत हमारा इशू होता है। मगर देखिए, आप जो कह रहे हैं तो उसमें अगर आगे बढ़ना है, अगर कोई एसोसिएशन आगे आ रही है, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसी सेक्टर के 10 लोग हैं और वो 10 लोगों का जो क्वांटिटी जो है वही आपको देना है, ठीक है। और जो क्वालिटी जो चाहिए, तो ये एसोसिएशन जो है सबकी ऑर्डर्स को एग्रीगेट करेगी और एग्रीगेट करके वह ऑर्डर प्लेस करेगी। तो इसमें क्या है कि अच्छा वो निगोशिएट जो है करके आपको एक अच्छे प्राइस से जो है रॉ मटेरियल इससे मिल सकता है। तो जो ये ट्रस्ट है आपको करना पड़ेगा। जी, कार्यक्रम में जुड़ के ऑडियंस के सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर मिलिंद कांबले, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। और यदि आप भी संवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे ईमेल का पता नोट करें। आप हमें अपने प्रश्न इस ईमेल पर भेज सकते हैं, samvad@sidbi.in। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिडबी MSME संवाद ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है दूरदर्शन नेशनल पर हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे शाम 7 बजे। अगले एपिसोड की थीम क्या होगी वो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ MSMEs के लिए क्या संभावनाएं हैं, हम एक्सपोर्ट से जुड़ी रेगुलेशंस पर भी फोकस करेंगे। तो आज कार्यक्रम में आके महिला उद्यमिता पर अपने सफ़र को साझा करने के लिए, इनकरेज करने के लिए उमा जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।